आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को। तो सबसे पहले बात आता है पुष्प या फ्लावर क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चला फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि पुष्प क्या होता है कि फ्लावर क्या होता है। पुष्प जो है ये आवृतबीजियों का एक आकर्षक अंग है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें जो पुष्प होता है वह एक आकर्षक अंग है जो कीटों और पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है पोलिनेशन के लिए। अभी आगे बताएंगे कि पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है, जो पोलिनेशन की क्रिया होती है यह कीटों और पक्षियों द्वारा उत्पन्न होती है और इसी के लिए पुष्प जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पुष्प क्या होता है। सभी जीव अपनी जाति की स्थिरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो जनन क्यों करते हैं? ताकि उसका कंटिन्यूटी बने रहे। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि जो अगर कोई फ्लावर हो गया, एनिमल हो गया, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए सभी जीव अपने जाति की स्थिरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं और इस क्रिया में वे अपने ही समान जीव उत्पन्न करते हैं। यानी कि जनन की जो क्रिया होती है वो जीवों में अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहते हैं। जीवों में अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहते हैं। आवृतबीजी या पुष्पी पादपों में लैंगिक जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें जो जननांग होते हैं वह पुष्प में पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी आवृतबीजी पौधे हैं उनमें रिप्रोडक्शन की क्रिया जो होती है वो फ्लावर के द्वारा ही होती है। ठीक है, बात करते हैं पुष्प में पुष्पदल पाए जाते हैं। खैर पुष्प में क्या होता है? पुष्पदल होता है जो जननांगों की रक्षा तथा परागकर कीटों में सहायक होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे पुष्प ऐसे होते हैं जैसे साइड साइड कलर कलर के, जैसे गुलाब का फूल। ठीक है, तो उसकी जो कलर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पदल कहते हैं। जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ज़्यादा उपयोगी, जो पुष्प में कलर होते हैं वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए उसमें पुष्पदल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पुष्प में पुष्पीय उपांग फ्लावर अपेंडेजेस के 4 समूह बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग होते हैं। यानी कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। दलपुंज, पुमंग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, इनमें पुमंग और जायांग जो है आपके नर तथा मादा प्रजनन अंग होते हैं। जो आपका पुमंग होता है वह जो आपका पुमंग होता है वह नर का अंग होता है और जो जायांग होता है वह मादा का पुष्पांग होता है। यानी कि किसी फ्लावर में जो पुमंग होता है उसे नर जनन अंग और जो जायांग होता है उसे मादा जनन अंग कहते हैं। ठीक है, जिन पुष्पों में नर और मादा जननांग जिन पुष्पों में नर और मादा जननांग दोनों होते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर जिसमें नर और मादा जननांग यानी कि मेल और फीमेल एक ही में हो उसे द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लिली या गुलाब। जैसे गुलाब के फूल में मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब देखिए जिन पुष्पों में एक ही जननांग हो, जैसे कि कई पुष्प होते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। यानी कि एक फूल में मेल होगा तो एक में फीमेल होगा। 2 तरह के फूल होंगे, एक मेल वाला और एक फीमेल वाला। तो इस प्रकार के फूल को जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें केवल एक ही सेक्स ऑर्गन उपस्थित हो, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो इस प्रकार के फ्लावर को एक लिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे कि पपीता हो गया, तरबूज हो गया, नारियल हो गया। पपीता में भी 2 तरह के पेड़ देखे होंगे आपने, एक मेल होता है और एक फीमेल, यानी कि एक मादा पेड़ होता है पपीते का और एक
नर पेड़ होता है। अगर एक ही पेड़ रोप लिया जाए तो उसमें से फ्लावर या फ्रूट कभी नहीं बनेंगे। उसी तरह से सेम चीज़ होता है तरबूज के साथ और नारियल के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं निषेचन क्या होता है। जब देखिए मेल और फीमेल से जो गैमीट मिलते हैं तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन से पूर्व जो है यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि जो आपका गैमीट बन रहा है उससे पहले फ्लावर में क्या क्या क्रिया होती है उसी के बारे में इधर देखना है। सबसे पहले पादपों में निषेचन की क्रिया पूर्व पादप हार्मोन तथा संरचना में बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं। जो पादप होता है उसमें निषेचन से पूर्व जो है हार्मोन तथा संरचना में बहुत से परिवर्तन होते हैं जिनके फलस्वरूप फ्लोरल प्राइमोर्डिज्म जो के बीच विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है तथा नर तथा मादा जनांग विकसित हो जाता है। जो निषेचन होता है, जब निषेचन होने वाला होता है तो इसमें नर और मादा जनांग एकदम विकसित हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पुमंग या पुंकेसर की। परागकर लघु बीजाणुजन यानी कि पोलिंग ग्रेन वास्तविकता में पादप का नर युग्मोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट होता है। यानी कि प्लांट का मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, प्लांट का जो मेन गैमेटोफाइट होता है वो होता है आपका पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर के नाम से भी हम लोग आगे देखेंगे। जब पुंकेसर में प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश की दो पालियाँ होती है जिन्हें द्विकोष्ठी पुंकेसर कहते हैं। यानी कि जितने भी पुंकेसर होते हैं उसे परागकोश की दो पालियाँ होती है जिन्हें द्विकोष्ठी पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, जो परागकोश होता है उसकी दो पालियाँ होती है और प्रत्येक परागकोश में चार यानी कि चार लघु बीजाणु ढानियाँ यानी कि पोलन ग्रेन बनाने वाली ढानियाँ होती है। अब देखते हैं कि लघु बीजाणु की संरचना कैसे होती है। लघु बीजाणु की संरचना कैसे होती है तो देखिए लघु बीजाणु में जो है आपके चार परतें होती है। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद से एंडोथेसियम और एक और परत होती है मिडिल लेयर और एक जो होती है टेपिटम। जो टेपिटम होता है सबसे आंतरिक पर या सबसे अंदर वाली परत है जो विकासशील परागकणों को पोष देती है। जो पत्तियाँ जो फ्लावर होता है उसको टेपिटम जो है अपना भोजन देता है। जो परागकण जो बनते हैं उसको टेपिटम अपना भोजन देता है। देखिए अपरिपक्व परागकोश में लघु बीजाणु ढानी के केंद्र बीजाणुजन ऊतक यानी कि स्पोरोजेनस फाइबर में स्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से अंतःभित्ति मध्यस्तर टेपिटम का निर्माण होता है। टेपिटम की कोशिकाओं में पॉलीप्लॉइड केंद्रक और कोशिका द्रव में यूबिस बोरिस पाई जाती है। यूबिस संरचनाएं पराकर यानी कि पोलन ग्रेन के परिवर्धन में सहायक होती है। जो यूबिस सेल होती है पोलन ग्रेन को परिवर्धन में सहायता करती है। बात करें प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिकाएं 2 या 3 विभाजन कर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है जो कि डिप्लॉयड होती है। प्रत्येक क्रियाकलाप लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंकुरित लघु बीजाणु बनाती है। लघु बीजाणु पादपों में चतुष्फलक टेट्राहेड्रल व्यवस्था में लगे होते हैं। ठीक है,
अब बात करें पराग कण की संरचना कैसी होती है। तो देखिए परागकण युग्मोद्भिद की प्रथम कोश यानी कि गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। परागकण की भित्ति दो स्तर यानी कि जो परागकण होता है वो दो स्तरों से मिलकर बना होता है। बाह्यचोल यानी कि एक्जाइन तथा अंतःचोल इंटाइन। जो बाहर का लेयर होता है उसे एक्जाइन और जो अंदर का लेयर होता है उसे इंटाइन कहते हैं। बाहर के लेयर को एक्जाइन और जो अंदर का लेयर है आपका, यह आपका कहलाता है इंटाइन। ठीक है। देखिए बसीय बाह्यचोल यानी कि जो आपका एक्जाइन होता है वह कठोर और खुरदरा होता है। जो इंडाइन होता है वो कठोर तथा खुरदरा होता है। इसकी संरचना देखेंगे आप तो ऐसे ऐसे होंगे। और यह स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बना होता है। स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से ये बना होता है। कौन? एक्जाइन। ठीक है। जबकि अंतःचोल यानी कि इंटाइन जो होता है वह कोमल होता है तथा पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। जो आपका इंटाइन होता है वह पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। ठीक है। अब देखिए नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन। परागकण से पूर्व विकसित नर युग्मोद्भिद बनने तक को लघु युग्मक जनक कहते हैं। नर युग्मोद्भिद का विकास परागकोश के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। परागकण से नर युग्मोद्भिद बनने वाली विभाजन सूत्री विभाजन होता है यानी कि माइटोसिस होता है। परागकण के प्रथम विभाजन के फलस्वरूप एक बड़ी नलिका या कायिक कोशिका जिसका केंद्रक ही बड़ा होता है तथा छोटी जनक कोशिका बनती है। प्रायः दो कोशिका अवस्था में परागकण से निकलते हैं। ठीक है। एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण का निर्माण होता है यानी कि एक पराग मात्र कोशिका से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। अतः 240 परागकण के लिए 7 पराग मात्र कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। 240 पराग मात्र सेल से 60 पराग मात्र सेल से 240 परागकण बनेंगे। अब बात करते हैं जयांग या स्त्री केसर। जयांग एक अंडप कार्पेल युक्त एकांडपी मोनोकार्पेलरी या अनेक अंडपों युक्त अर्थात बहुअंडपी पॉलीकार्पेलरी हो सकता है। प्रत्येक अंडप में 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है। ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र। अब बात करते हैं गुरु बीजांड या बीजांड की रचना कैसी होती है। पादपों में अंडाशय में प्रत्येक बीजांड सन से पतले और छोटे बीजांड होती है यानी फ्यूनिकल से जुड़ा होता है। जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय में जो बीजांड होता है वो बीजांड सन से फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ा होता है। जिस स्थान पर बीजांड वृत्त यानी कि फ्यूनिकल से जुड़ा होता है उसे हाइलम, वह स्थान जहाँ बीजांड जो है फ्यूनिकल से जुड़ा होता है उस स्थान को हाइलम कहते हैं। हाइलम कहते हैं। और देखिए बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग बीजांड का यानी कि न्यूक्लियस से बना होता है जिसके चारों ओर बाह्य अध्यारों तथा अंतः अध्यारों पाए जाते हैं। इन परतों के मध्य नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल कहते हैं। इन सभी लेयर के बीच में एक नीचे की तरफ एक छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। देखिए बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग पर चलजा होता है यानी कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, यानी कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है। अगर यहाँ माइक्रोपाइल है तो यहाँ चलजा होगा आपका। बीजांड काय के अंदर की ओर
मादा युग्मन भिटिया भ्रूण कोश एम्ब्रायोसाइक स्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणुओं को बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। बीजांडकाय की एक अधहस्त यानी कि हाइपोडर्मल कोशिका से बड़ी होकर अन्य कोशिकाएं भिन्न होती है, जिसे प्राइमरी आर्किस्पोरियो सेल कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी आर्किस्पोरियो सेल विभाजन द्वारा बाहर प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। दो तरह की कोशिकाएं बनाती है, बाहर भित्ति प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। आगे देखिए, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करती है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुरुट गुरु बीजाणु बनाती है, जो रैखिक यानी कि लीनियर टेट्राड में व्यवस्थित होते हैं। वो रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। चतुष्क का निचला निभागीय गुरु बीजाणु भ्रूणकोश का निर्माण करता है, जो कि शेष गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। जिसमें से जो चतुष्क का टेट्राड का निचला निभागीय भाग गुरु बीजाणु भ्रूणकोश का निर्माण कर, जबकि सारे जितने भी होते हैं वो जितने गुरु बीजाणु होते हैं उसके अलावा वो खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं भ्रूणकोश क्या होता है। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 प्रमुख कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडल सेल्स, मध्य में ध्रुवी केंद्रक, दो ध्रुवी केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई तथा बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका, बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका, यानी कि टोटल जो है आपके 7 सेल्ड और इट न्यूक्लियस संरचना बनाते हैं से बना हुआ एक समुच्चय होता है। 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस यानी कि 7 कोश की 8 केंद्रक से बना हुआ एक संरचना होता है क्या, भ्रूणकोश। परागर या पोलिनेशन क्या होता है, देखिए पराग कणों को परागकोश यानी एंथर से जहाँ से ये बन रहे हैं वहाँ से वर्टिका तक पहुँचने की क्रिया पोलिनेशन कहलाती है। जैसे कि यहाँ से पोलन ग्रेन बन रहे हैं छोटे छोटे और ये पहुँच रहे हैं कहाँ पे, इससे एक संरचना होती है, ये लंबी होती है थोड़ी सी, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा पर जैसे ही पहुँचता है फ्लावर के उसे पोलिनेशन कहते हैं। और पोलिनेशन के जो है प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। परागर जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागर और जो दूसरा है आपका परपरागर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वपरागर की। तो जो आपका स्वपरागर या सेल्फ पोलिनेशन, इसे ऑटोगैमी के नाम से जाना जाता है। स्वपरागर में एक पुष्प के परागकण यानी कि जो पोलन जो होता है उसी पुष्प अथवा उसी पादप के पुष्प के वर्टिका पर पहुंच जाते हैं। जो आपका ये पोलन ग्रेन होता है वो एक ही पुष्प के या उसी फ्लावर के दूसरे वर्टिका पर पहुंच जाता है। यह द्विलिंगी और एक लिंगी दोनों में पाया जाता है। पादपों में स्वपरागर के लिए युक्तियाँ समकालकता यानी कि होमोगैमी तथा निमिलता या अनुमिल्यता यानी कि क्रियोस्टोगैमी है। समकालकता में नर तथा मादा जन्नांग एक साथ परिपक्व होते हैं। जो आपका होमोगैमी होता है उसमें मेल और फीमेल जो है एक ही साथ बनते हैं, जबकि निमिलिमता में द्विलिंगी पुष्प सदैव बंद रहते हैं और ये कभी नहीं खिलते। जैसे कि खट्टी बुट्टी आगजेलिस का पौधा हो गया, कैनको यानी कि कैमलाइना हो गया।
अब बात करते हैं पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन या एलोगैमी। पर परागण में एक पुष्प के परागकर उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिका यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इस क्रिया में परागण को एक दूसरे पुष्प के वर्तिका की तरफ पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता है। जो क्या होता है कि एक पुष्प यहाँ हो गया और एक पुष्प यहाँ हो गया, तो इसके द्वारा जो पोलन ग्रेन बनेगा वो दूसरे पुष्प तक हमको पहुँचाने हैं। और जब इसको पहुँचाने के लिए हमें बहुत सारे माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु परागण। जैसे कि हवा के द्वारा क्या होता है, कुछ फ्लावर से जो पोलन ग्रेन होते हैं उड़ के इस फ्लावर पर आ जाएंगे। जैसे कि हवा द्वारा किस में होता है, मक्का में, बांस में और गन्ना में। रही बात करते हैं जल परागण, जैसे कि जल के द्वारा भी पोलिनेशन है। जैसे वेलिसेनेरिया, जैसे कमल का फूल हो गया, इसमें किसके द्वारा परागण होता है, वो जल के द्वारा होता है। अब बात करते हैं कीट परागण। जैसे कीट भी क्या करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन को कीट लेके जाते हैं। जैसे कि साल्विया, रात की रानी, इन सभी पौधों में कीट का परागण होता है। देखिए पादपों पर परागण हेतु एक लिंगता यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी या डाइकोगैमी अर्थात द्विलिंगी पुष्पों में जननांगों के अलग अलग समय पर परिपक्व स्वबंधिता सेल्फ स्टेरिलिटी अर्थात एक पुष्प का निषेचन उस पुष्प पे परागकर जिसमें समान जीन द्वारा नहीं होता तथा आत्म परागरता यानी कि हर्कोगैमी पुष्पी भाग में स्वपरागण रोकने के लिए विशिष्ट अनुकूल युक्तियाँ हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि एक ही तरह के सेक्स वाले, जैसे कि मेल और फीमेल, मेल से मेल का पोलिनेशन नहीं होगा, यही बात ये कह रहा है। देखिए एक नोट पॉइंट यह है, रात में खिलने वाले पुष्प श्वेत रंग व सुगंध वाले होते हैं जिससे कीट आकर्षित और रात्रि में कीट परागण। जैसे कि जितने भी रात में खिलने वाले फूल होते हैं ना, वो वाइट कलर के होते हैं ताकि रात के अंधेरे में भी जितने भी कीट पतंगे उड़ रहे हैं उनको दिखाई दे। और उसमें एक स्पेशल तरह की गंध होती है, वो ज़्यादा महकता है, जिससे वो सुगंध लेकर भी कुछ कीट वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं। बात करते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन की। परागण के बाद तुरंत यानी कि जैसे ही पोलिनेशन हो गया, ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आ जाएगा। जैसे ही पोलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाता है तो आपका निषेचन की क्रिया होने लगती है। ठीक है, उसी में कहता है शब्द द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। इसकी खोज एस.जी. नवासिन ने की थी। ठीक है, द्विनिषेचन की खोज जो है एस.जी. नवासिन ने 1898 फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पादपों में की थी। ठीक है, फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पादपों में की थी। इसमें नर युग्मक एक अंड कोशिका से संलयित कर द्विगरण युग्मनज बनाता है जो युग्मक संलयन सिनगेमी या वास्तविक निषेचन कहते हैं, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन कर त्रिगुणित यानी कि त्रिप्लाइड प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक बनाता है। यह त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। यह आवृतबीजियों का विशिष्ट करैक्टर है। जो ये ट्रिपल फ्यूजन होता है यह आवृतबीजियों का एक विशिष्ट करैक्टर है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि पोलिनेशन हो गया, 2 पोलन ग्रेन आएंगे तो उसकी एक कोशिका जो होगी एक सेल से, यहाँ पे एक कोशिका जो होगी वो एक सेल से फ्यूज हो गई, तो ये इसका यन और इसका यन 2 यन बन गया यहाँ पे। और जो दूसरी वाली कोशिका होती है, मान लो कि ये दूसरा पोलन ग्रेन है, यह क्या करता है, इसे युग्मक संलयन सिनगेमी या वास्तविक निषेचन करता है। दूसरा द्वितीयक केंद्रक यानी कि जो आपका एक द्वितीयक केंद्रक होता है
उसी से संयोजन कर लेता है। तो इसका एन और इसका एन कितने हो गए, 3 एन बना लेते हैं, 3 क्रोमोसोम, 3 जोड़े क्रोमोसोम बना लेते हैं। ठीक है, यह आवृत बीजियों का विशिष्ट कैरेक्टर है। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वह आवृत बीजियों का विशिष्ट कैरेक्टर होता है और किसी में ये नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं निषेचन पश्च घटनाएं, संरचनाएं एवं घटनाएं, यानी कि निषेचन के बाद क्या क्या होती है, कौन कौन सी घटनाएं होती है और क्या क्या संरचना बनती है। तो निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत भ्रूण का विकास। निषेचन के बाद जो है सबसे पहला आपका भ्रूण का विकास होगा, भ्रूणपोष का विकास होगा तथा फल फ्रूट बनेंगे और बीज का निर्माण होगा। अब देखिए भ्रूण का इस विकास या भ्रूणोद्योग, सबसे पहले देखते हैं भ्रूण का विकास करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन या संयोजन के बाद निषेचित जो फर्टिलाइज एग होता है वो जाइगोट बनाते हैं। जो एग होगा वो क्या बना लेगा, आपका जाइगोट बना लेगा। जो एग होगा वो आपका जाइगोट बना लेगा, जिससे भ्रूण में एक बीजपत्री विकास होता है, यानी कि भ्रूण का एक बच्ची का विकास होता है। जो यद्यपि भ्रूणी परिवर्तन यानी कि मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उसमें तथा डाइकोटिलेडन्स दोनों पादपों में समान होता है, लेकिन बाद में इनकी काफ़ी भिन्नता दिखाई देती है। जैसे भ्रूण का विकास होता है मोनोकोटिलेडन्स स्टार्टिंग में तो सेम रहेगा, लेकिन बाद में अलग अलग कलर से दिखाई देगा। देखिए एक और टॉपिक आता है, जो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है उसे पी महेश्वरी यानी कि पंचानन महेश्वरी जी है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए भ्रूण का विकास, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप होता है। जो भ्रूणपोष बनता है वो ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन के फलस्वरूप, इसी कारण ये त्रिगुणित होता है। मैंने बताया था ना कि अभी 3 तरह के सेल मिलकर ये ट्रिप्लॉइड बनाते हैं। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण पर, इसका काम ये होता है कि जितने भी एम्ब्राय बन रहे हैं, इसको क्या देना, भोजन देना या न्यूट्रिशन देना। अब अनावृत बीजी में भ्रूणपोष का विकास निषेचन पूर्व ही हो जाता है, यानी कि अनावृत बीजी जितने भी पौधे होते हैं उसे फर्टिलाइजेशन के पहले ही उसमें निषेचन हो जाता है, अतः यह अग्रित होता है, यह अनप्लॉयड होता है। उसमें एक ही सेल से भ्रूण बन जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रकी, माध्यमिक और कोशिकीय। अब देखिए भ्रूण का विकास हो गया, हम क्या देखते हैं, बीज का निर्माण कैसे होता है। बीज का निर्माण द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। जो निषेचन की क्रिया होती है उसमें बीजांड में कोई चेंजिंग नहीं होता, जबकि बीजांड बीज में बन जाता है। बीजांड के बाह्य आवरण से बीजचोल, तेस्ता तथा अंतः आवरण से अंतः कवच का निर्माण होता है। अब देखिए बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन कैसे, यानी कि बीज कैसे फैलते हैं। बीजों का मात्र पादप से दूर दूर तक फैलना प्रकीर्णन होता है। जैसे कि एक बीज यहाँ है और हवा के द्वारा वो उड़ के 100-200 मीटर आगे चला गया, तो क्या हो गया, इसका प्रकीर्णन हो गया। तो एक कैसे कैसे होता है इसका प्रकीर्णन, ये देखते हैं। प्रकीर्णन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे वायु द्वारा प्रकीर्णन, जैसे कि सूक्ष्म बीज, जैसे कि सिनकोना के बीज हो गया, टर्मिनेलिया के बीज हो गए, ये हवा के द्वारा उड़कर ही एक जगह से दूसरे जगह फैल जाते हैं। और वही बात कहते हैं सपच फल एवं बीज, जैसे कि पाइनस हो गया, मोरिंगा हो गया, साल हो गया, मधुलता हो गया, इन सब के जो बीज होते हैं ये भी हवा के द्वारा उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कि पैरासूट के जैसे डेंडिलियन, मदार, आर्किड, कैंडुला आदि, जैसे इसके बीज देखे आप लोग हवा में उड़ते रहते हैं। तो ये भी जो है मदार का, जो आप लोगों ने अधिकांशतः गांव में देखा होगा कि मदार जब गर्मी के दिन आते हैं तो मदार का जो पेड़ होता है उससे रुई जैसी संरचना उड़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि उसके बीज बहुत हवा के प्रभाव से बहुत दूर दूर तक उड़ते जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से
बीजों का प्रकीर्णन होता है, जैसे कि सर्वेतन जैसे हंसलता, एंटीराइनन, वेलनी जैसे पीली कंटेली, सालसोला, चौलाई आदि। तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है ये पैरासूट वाला। कुछ पौधे में जल द्वारा भी प्रक्रिया, जैसे कि कुमुदिनी या कमल। कमल के जो फूल पानी में होते हैं ना, तो इसके जो बीज होते हैं पानी के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह, जैसे नदी बह रही है और उसी में कमल के बीज निकल गए तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए चली जाएगी, यहाँ से बहते हुए यहाँ चली गई, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखते हैं विस्फोट के द्वारा, जैसे कि एंड्रेजेंडा, इक्वेलियम, रूएलिया, अरंड, जिरेनियम, गुलमेहंदी। जैसे कि आपने अरंड या रेरी का पेड़ देखा, गर्मी के दिनों में विस्फोट होता है, उनके जो फल होते हैं उससे विस्फोट होता है, चट चट की आवाज़ करते हुए। जितना तेज धूप होगा उतनी वो दूर दूर तक वो छटकते रहते हैं, यानी कि उसमें विस्फोट हो रहा है। तो विस्फोट के द्वारा भी उसके बीज एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। और ऐसे कुछ बीज जो है जंतुओं द्वारा भी डिस्पर्ज होते हैं, जैसे कि चोरकोटा, गोखरू, बुरहावे। आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा कि जो कौवे होते हैं वो क्या करते हैं कि बरगद के पेड़ या फिर कोई दाने खा के आते हैं और कहीं ले जाके छोड़ देते हैं, या फिर गाय हुआ वो चारा खाते हुए गई घर पे ले जाके छोड़ दी, या फिर इंसान भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है, एक बीज को दूसरे खेत में लेके जाकर बो देता है। और देखिए फल का निर्माण कैसे होता है। फल का निर्माण, फल एक अपरिपक्व अंडाशय यानी कि मैच्योर ओवरी है, जो आपने देखा होगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अभी ऐसे फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो जो ओवरी होता है यही क्या बनाता है, आगे चल के फल बनाता है। जिस समय बीज विकसित हो रहा है उसी समय अंडाशय फूल का रसीला एवं बड़ा, जो अंडाशय हो जब बीज बन रहे होते हैं ठीक उसी समय जो अंडाशय होता है वो फूल कर रसीला और बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण, इसी में फल लगता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति यानी पेरिकार्प, इसकी जो दीवारें होती है वो पेरिकार्प बनाती है। अब देखिए फल भित्ति के 3 प्रमुख भागों में बांटा है, जैसे कि इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। कुछ पादपों में फूल के निर्माण में अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दल पुंज तथा बाह्य दल पुंज आदि को भाग लग सकते हैं। ऐसे फल को कूट फल या आभासी फल, फास्ट फ्रूट का, जैसे कि सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये जितने ही फल होते हैं इसमें क्या होता है, इसके पुष्पासन, दलपुंज और बाह्य दलपुंज भी भाग लेते हैं। जैसे कि सेब क्या है, आपका फास्ट फ्रूट है। फलों का निर्माण यानी कि ऐसे फ्रूट जो मैच्योर ओवरी नहीं होते उसे फाल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे फलों का निर्माण आवृत बीजों पौधों का विशिष्ट लक्षण है। फलों के अंदर बीज सुरक्षित है। जो फल है ये केवल आवृत बीजों में पाया जाता है और इसमें क्या होता है, फल के अंदर आपने देखा होगा बीज जो होता है वो सुरक्षित, फल इसीलिए बनता है ताकि बीज जो है सुरक्षित रहे। अगर फल नहीं बनेगा तो बीज कैसे सुरक्षित रहेगा, लोग बीज को ही खा जाएंगे या फिर इधर उधर वो फैल जाएगा। विशेष प्रकार का बीज विकास विधियाँ। कभी कभी अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन की क्रिया के बिना ही नर और मादा युग्मक के संलयन से ही के बिना ही भ्रूण और बीजाणुउद्भिद बन जाता है। इस प्रक्रिया को एपोमिक्स। क्या होता है कि कभी कभी नहीं पॉलन ग्रेन मिला और ना ही स्टिग्मा का मिलन हुआ और इन दोनों के मिलन हुए बिना ही फ्रूट बन जाता है। इस प्रक्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं। जैसे कि पहले आप लोग देखे होंगे केले जो पौधे और जो केलों का जो फल आता था उसके अंदर बीज हुआ करते थे, लेकिन आजकल जितने भी केला आ रहा है उसके अंदर आप लोग देखते हो कि बीज नहीं होते हैं। ठीक है, कई संतरे ऐसे भी आ गए जिसके अंदर बीज नहीं होते, उसका मतलब उसमें जो है पोलिनेशन नहीं होता है, यानी कि उसमें पोलिन ग्रेन और ओवरी आपस में फ्यूज नहीं किए हैं। तो इस प्रक्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं। यह निम्न प्रकार के, देखिए कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के। सबसे पहले आता है आपका पार्थेनोजेनेसिस। जब अंड कोशिका बिना फ्यूजन के भ्रूण में बदल जाती है, अर्थात निषेचन के बिना मादा युग्मक का नए जीव में विकास होना, पपीता।
जैसे कि पपीता में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि इसकी जो अंत कोशिका होती है, एक सेल होती है, ये फ्यूज किए बिना ही फल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पहले ये नहीं होती, लेकिन आजकल केमिकल और वैज्ञानिक उपयोग से ज़्यादा होने लगी है, जो एक प्रकृति के खिलाफ ही है। अपयुग्मन एपोगैमी, अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोशिका की कोई कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में बदल जाती है, यानी कि बिना एक के फ्यूजन के ही जब भ्रूण की कोशिका भ्रूण में बदल जाए तो इसे एपोगैमी कहते हैं। जैसे कि एलियम में ऐसा होता है। अरे बात करते अपबीजाल होता है, यानी कि एपोस्पोरी। बीजांडकाय की कोई भी कोशिका अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के ही बिना भ्रूण बना लेती है, इसे एपोस्पोरी कहते हैं। इसकी खोज जो है पार्थेनम में की थी। और देखें पॉलीएम्ब्रयोनी, जब एक बीज में अनेक भ्रूण बनते हैं तो इसे पॉलीएम्ब्रयोनी कहते हैं, यानी कि बहुत सारे एम्ब्रयोनी। जैसे कि पाइनस हो गया, संतरे में सर्वप्रथम इसकी खोज संतरे में सर्वप्रथम ये भी ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है। अब देखिए अनिषेक फलन, जब पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है तो इस क्रियाओं को अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप बीज रहित फलों का विकास होता है, जैसे कि अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया, नींबू आदि हो गया। इसमें क्या होता है, अनिषेक फलन होता है। ठीक है, अनिषेक फलन होता है। इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो रिवीजन हो गया आप लोगों का, और अगर हो सकता है इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाए आप